इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर भरतपुर से होती है। दोपहर का समय था। धूप इतनी तेज थी कि सड़कें गर्म तवे की तरह तप रही थीं। उसी तपती गर्मी में एक साधु अपने भगवा कपड़ों में एक चौराहे पर पेड़ की छांव के नीचे शांत बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके होठों पर फिर भी राम राम का नाम था। न शिकायत, न गुस्सा, बस एक गहरी संतोष की भावना। क्या आपने कभी ऐसी शांति देखी है जहां इंसान से सब कुछ छीन जाए पर उसके भीतर कोई तूफान ना उठे? पर क्या दुनिया ऐसे शांत और सच्चे दिलों की इज्जत करती है? शायद नहीं। उसी चौराहे पर रोज एक दरोगा आता था, वर्दी के घमंड में, आंखों में अकड़ और हाथ में हमेशा एक डंडा लिए हुए। वह हर गरीब, ठेले वालों से और ऑटो ड्राइवर से पैसा वसूली करता था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो दरोगा उसके साथ गाली गलौज करता, उनके साथ मारपीट करता था और अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता था। उस दिन भी वह दरोगा चौराहे पर आया। उसकी नजर साधु पर पड़ी। फिर वह साधु को घूरते हुए बोला, और बाबा, आज कितनी भीख मिल गई। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं भिखारी नहीं, एक साधु हूं। जो भी मिलता है उसे भगवान की कृपा समझकर रख लेता हूं। यह सुनकर दरोगा भड़क गया। वह ताना मारते हुए बोला, भगवान की कृपा बाद में रखना, पहले मेरे लिए कृपा निकाल, जल्दी 500 रुपये दे दें। साधु ने बिल्कुल शांत स्वर में पैसे देने से मना कर दिया। बस साधु के बोलते ही अगले ही पल दरोगा ने साधु के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसने पूरे चौराहे पर साधु को गालियां देकर बेइज्जत किया और उसे पेड़ की छांव से भगा दिया। क्या यही वह भारत है जहां कभी संतों को सम्मान दिया जाता था, जहां साधु संतों से सीखने की परंपरा थी? साधु की आंखें भर आईं, लेकिन वह रुका नहीं। वह चुपचाप अपना कमंडल संभाला और थाने की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि थाने में उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहां इसके साथ कुछ और ही होने वाला था। थाने पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, पास के चौराहे पर दरोगा जी ने बिना वजह मुझे मारा और गाली दी। क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? थानेदार ने उसे ऐसे देखा और बोला, अब यह भी इंसाफ मांगेंगे? चल भाग यहां से। अगर दोबारा इस थाने के आसपास भी दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा और अंदर डाल दूंगा, समझा? इसके बाद साधु को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। सोचिए, जब एक गरीब इंसान कानून के दरवाजे पर जाए और वहां भी उसे भगा दिया जाए तो वह जाए तो कहां जाए? फिर भी साधु ने हार नहीं मानी। उसके आंसू उसकी पीड़ा के गवाह बन चुके थे। यह अब सिर्फ उसका नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल था। उसने ठान लिया कि वह सीधे जिलाधिकारी डीएम के पास जाएगा। शायद उसे उम्मीद थी, या शायद यही आखिरी रास्ता बचा था। वह डीएम ऑफिस की ओर चल पड़ा। उसके लिए यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाने का था। कुछ घंटे बाद वह डीएम ऑफिस के गेट पर पहुंचा। वहां खड़े गार्ड ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, बाबा, यह कोई घर नहीं है, यह सरकारी ऑफिस है, यहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं जिलाधिकारी जी से मिलना चाहता हूं, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। गार्ड्स ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और बोला, अरे बाबा, बड़े साहब के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, आप जाओ यहां से। गार्ड की बात सुनकर साधु उदास हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और डीएम ऑफिस के सामने सड़क पर पेड़ के नीचे बैठ गया, बस इस इंतजार में कि जब डीएम साहब बाहर निकलेंगे वह अपनी बात उनके सामने रख सके। कुछ देर तक वह साधु डीएम साहब के ऑफिस के सामने बैठा रहा, लेकिन यह इंतजार सिर्फ कुछ देर का नहीं था। वह 5 दिनों तक वहीं बैठा रहा। छठे दिन सुबह जब डीएम साहब ऑफिस पहुंचे तो उनकी नजर फिर उस साधु पर पड़ी। उन्होंने गार्ड से पूछा, ये साधु बाबा कौन है? मैं 5 दिनों से देख रहा हूं, रोज ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं। इनसे पूछो, कुछ जरूरत हो तो दे दो। गार्ड ने झिंझकते हुए कहा, साहब, मैंने बाबा से पूछा था, इन्होंने कहा कि इन्हें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने मना कर दिया कि साहब बिजी रहते हैं, लेकिन साहब, ये बाबा 5 दिनों से रोजाना यहीं बैठे रहते हैं। डीएम साहब ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अच्छा, एक काम करो, अभी मेरी एक मीटिंग है, 1 घंटे बाद बाबा को मेरी केबिन में भेज देना। 1 घंटे बाद जब साधु डीएम साहब के सामने बैठा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने डीएम साहब को एक एक बात बताई। कैसे एक पुलिस वाले ने उसे चौराहे पर जलील किया, उसे थप्पड़ मारा, कैसे थाने में उसे अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया।
डीएम साहब शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक लपट थी। वह लपट जो सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी की आत्मा में जलती है। जब उन्हें अपनी ही व्यवस्था गंदगी महसूस हुए तो उनका खून खोल गया। डीएम साहब ने साधु से कहा, बाबा, आप परेशान मत होइए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अब आप जाइए। डीएम साहब शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक लपट थी। वह लपट जो सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी की आत्मा में जलती है। जब उन्हें अपनी ही व्यवस्था की गंदगी महसूस हुई तो उनका खून खोल गया। दोस्तों, क्या एक जिलाधिकारी के पास इतना वक्त होता है कि वह खुद किसी मामले की जांच करें? ज्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। यह कोई आम शिकायत नहीं थी। यह उस व्यवस्था पर सीधा वॉर था जिसे डीएम साहब खुद ईमानदारी से चला रहे थे। डीएम साहब ने निर्णय लिया, अब यह मामला मेरी मेज पर नहीं, मेरी आंखों के सामने सुलझेगा। उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो शायद ही कोई ईमानदार अफसर करता। उन्होंने उसी साधु का भेष धारण किया, वही भगवा वस्त्र, नकली दाढ़ी और सिर पर नकली जटा और हाथ में एक पुराना कमंडल। अब कोई भी नहीं जान सकता था कि इस साधु की आंखों के पीछे वह नजर छिपी थी जो पूरे जिले की तकदीर लिखती है। लेकिन क्या यह सही तरीका था? क्या एक जिलाधिकारी का इस तरह सड़कों पर उतरना उचित था? शायद नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं ताकि बड़े सच सामने आ सके। अगले ही दिन ठीक उसी चौक पर जहां पहले उस साधु का अपमान हुआ था, अब वही दृश्य फिर से दोहराया जाना था। लेकिन इस बार साधु कोई आम आदमी नहीं, खुद डीएम थे। वह चुपचाप उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उस दरोगा का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में वही दरोगा उसी रोब और गुस्से के साथ वहां आ पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही साधु के भेष में डीएम साहब पर पड़ी, वह चिल्लाया, ओए, फिर से एक नया बाबा आ गया है कमाई करने। चल उठ, ये कोई तपोभूमि नहीं, ये मेरा इलाका है। डीएम साहब ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसे देखते रहे। क्या अब भी दरोगा को शक होना चाहिए था? शायद नहीं, क्योंकि उसे तो आदत थी हर गरीब को नीचा दिखाने की। दरोगा बोला, चल पैसे निकाल, यहां बैठने का किराया लगता है। जब डीएम साहब ने पैसे देने से मना किया तो दरोगा ने उन्हें धक्का दिया और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक ऐसा थप्पड़ जो शायद पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला था। क्या उसने सोचा था कि जिसे वह साधु समझ रहा है वह उसी का सबसे बड़ा अधिकारी है? डीएम साहब ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठे और उसी थाने की ओर चल दिए जहां उस असली साधु को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। अब इस कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आने वाला था। क्या अब भी थाने में उन्हें इंसाफ मिलेगा या फिर वही व्यवहार दोहराया जाएगा जो पहले वाले साधु के साथ हुआ था? यह सवाल अब सिर उठाने लगे थे और जवाब मिलने ही वाला था। बेहद तेज और दृढ़ कदमों के साथ डीएम साहब साधु के भेष में थाने के गेट पर पहुंचे, वही जगह जहां असली साधु को धक्के मारकर निकाला गया था। जैसे ही उन्होंने थाने के गेट पर कदम रखा, एक इंस्पेक्टर ने उन्हें देख लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, अरे ओ बाबा, ये मंदिर नहीं है, थाना है, चल भाग यहां से। डीएम साहब ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे थानेदार से मिलना है, उसने ही बुलाया है मुझे। लेकिन क्या इतनी विनम्रता किसी घमंडी को सोचने पर मजबूर करती है? नहीं, क्योंकि जहां अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है वहां इंसान चेहरा नहीं सिर्फ कपड़े देखता है। इंस्पेक्टर अंदर गया और बोला, साहब, कोई बाबा आया है, कह रहा है आपने बुलाया है। थानेदार का माथा तिलमिला उठा। मैंने कब बुलाया किसी बाबा को? आजकल ये भिखारी खुद को वीआईपी समझने लगे हैं। गुस्से से भरा हुआ थानेदार तेजी से दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उसने देखा कि साधु खड़ा है, बिना एक पल गंवाए उसने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला, हर कोई घुस आता है थाने में, चल अंदर, आज तुझे सबक सिखाता हूं। बिना पहचान पूछे, बिना सवाल किए थानेदार डीएम साहब को अंदर ले गया और लॉकअप में बंद कर दिया। क्या किसी ने पूछा कि वह कौन है? नहीं, क्योंकि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो वह सवाल पूछना बंद कर देता है। लॉकअप के भीतर अंधेरा था, लेकिन यह अंधेरा अब उस अवसर के भीतर की रोशनी को रोक नहीं पाया। अचानक डीएम साहब की हंसी गूंजने लगी, पहले धीमी, फिर तेज और फिर इतनी तेज कि पूरे थाने ने सुन लिया। हवलदार दौड़कर थानेदार के पास गया, घबराकर बोला,
साहब, बाबा तो जोर जोर से हंस रहा है, लगता है पागल हो गया है। थानेदार ने आदेश दिया, उसे बाहर निकालो। थानेदार गुस्से में चिल्लाया, अबे हंस क्या रहा है, चुप हो जा, नहीं तो तुझे और मार पड़ेगी। लेकिन जो जवाब उसे मिला वह पूरे थाने को हिला देने वाला था। डीएम साहब ने हंसते हुए कहा, अबे मुझे पहचानता नहीं तू? देख ठीक से, मैं कोई साधु नहीं, इस जिले का डीएम हूं। इतना कहकर उन्होंने नकली दाढ़ी और सिर से नकली जटा हटाई। डीएम साहब का असली चेहरा देखकर थानेदार की सांसें जैसे रुक सी गईं। आप कल्पना कर सकते हैं, कुछ पल पहले जहां सभी अपने घमंड में चूर थे, अब वहां ऐसा सन्नाटा फैल गया कि हवा तक ठहर गई। थानेदार की आंखें फटी रह गईं और फिर डीएम साहब को कांपते हाथों से सलामी दे दी। पूरा थाना एक पल में खामोश हो गया। लेकिन क्या अब माफी से बात बन सकती थी? क्या साहब गलती हो गई से वह थप्पड़ मिट सकता था? जिस साधु को कुछ ही देर पहले थप्पड़ मारा गया था, अब वह उसी थाने में अपनी असली पहचान के साथ खड़ा था। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम साहब ने एक नजर थानेदार पर डाली। वह नजर ऐसी थी जैसे किसी तलवार की धार सीधे दिल पर उतर जाए। क्या यही है तुम्हारी ड्यूटी? उनका स्वर शांत था, लेकिन उस शांति में एक ऐसी आग थी जो पूरे थाने की नींव हिला सकती थी। क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? गरीबों को पीटना, उन्हें गालियां देना, उनका मजाक उड़ाना, क्या यही है पुलिस की नौकरी? थानेदार के होंठ कांप रहे थे, माथे से पसीना टपक रहा था। वह हाथ जोड़कर बोला, साहब गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। डीएम साहब की आंखें कठोर थीं। क्या इंसानियत के लिए पहचान जरूरी होती है? क्या कोई गरीब, कोई साधु, कोई आम नागरिक इतना तुच्छ होता है कि उसे सिर्फ कपड़ों से आंका जाए? उन्होंने अपने थैले से एक फाइल निकाली जिसमें पहले ही कार्रवाई लिखी हुई थी, सस्पेंशन ऑन ऑनर्स। तुम्हें लगता है यह पहली बार हुआ है? नहीं, शिकायतें पहले भी आई थीं, लेकिन आज मैंने खुद देख लिया। अब तुम्हारा वर्दी में रहना इस तंत्र के लिए अपमान है। एक एक करके उन्होंने आदेश पढ़े। थानेदार सस्पेंड, दरोगा सस्पेंड, गेट पर रोकने वाला इंस्पेक्टर भी सस्पेंड। नामों की सूची बढ़ती गई जैसे हर नाम एक एक गुनाह का सबूत हो। क्या यह वह दिन था जब सत्ता ने अपनी आंखें खोलीं, या वह दिन जब एक साधु की चुप्पी ने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी? जैसे ही डीएम साहब ने फाइल मेज पर रखी, पूरा थाना एक कतार में खड़ा हो गया। सबके मुंह पर एक ही बात, माफ कर दीजिए साहब, आखिरी मौका दे दीजिए। लेकिन इस बार कोई दया नहीं थी। वह था देह थप्पड़ जो एक साधु की आत्मसम्मान पर पड़ा था। अब किसी बहाने, किसी माफी, किसी डर से दब नहीं सकता था। डीएम साहब ने कहा, जब एक आम नागरिक इस थाने में आए और उसे न्याय की जगह डर मिले तो समझो पुलिस का असली चेहरा मर चुका है। और मैं इस सड़ी हुई लाश को यूं ही नहीं छोड़ सकता। उनकी आबाटी आवाज में वह ताकत थी जो हर उस इंसान के दिल की आवाज थी जिसे कभी अपमानित किया गया, कभी अनसुना कर दिया गया। थानेदार और इंस्पेक्टर घुटनों पर आ गए और माफी मांगने लगे। लेकिन डीएम साहब अब साधु नहीं, कानून की आत्मा बन चुके थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो हर वह आदमी जो इस थाने के डर से आज भी चुप बैठा है, उसकी आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। इतना कहकर वह मुड़े और थाने से बाहर निकल गए। थाने के भीतर अब सिर्फ सन्नाटा रह गया था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें शर्म, पछतावा और डर सब मिलकर घुल चुके थे। डीएम साहब जैसे ही थाने से बाहर निकले, खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जिलाधिकारी ने साधु बनकर पुलिस की असलियत उजागर की। लोग जो अब तक चुप थे, जो थाने के नाम से डरते थे, जिनके दिलों में बरसों का दर्द दबा था, वे पहली बार खुलकर बोलने लगे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक डीएम खुद भेष बदलकर भ्रष्टाचार की जड़ तक जाएगा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं, जनता के बीच भी लड़ी जाएगी। छोटे दुकानदार, मजदूर, ठेले वाले, बुजुर्ग, सबके चेहरों पर एक नई चमक थी। यह सिर्फ इंसाफ मिलने की खुशी नहीं थी, यह आत्मसम्मान के जागने का एहसास था। डीएम साहब ने इस घटना को छिपाने की बजाय मीडिया के सामने स्वीकार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हां, मैंने साधु का वेश धारण किया। मैं देखना चाहता था कि एक आम आदमी को कैसा व्यवहार मिलता है, और जो देखा उसने सिंह जमीन पर गिर पड़ी।
उसकी सूट का पल्लू खुल गया था। इंस्पेक्टर कैलाश राठौर भी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की मोटी छड़ी डंडा थी। अब बता, उसने डंडे को अपनी हथेली पर मारते हुए कहा। साइन करती है या यह डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल दे। राधिका सिंह ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसका खून खौल रहा था। यह बर्बरता की हद थी। राधिका सिंह ने अपनी आवाज में जितनी ताकत थी उतनी बटोर कर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। कैलाश राठौर हंसा। हां हां हां, कौन लेगा हमसे हिसाब? तू एक सड़क छाप औरत लेगी। अब देख, तुझे दिखाता हूं कि तू कितनी नेतागिरी करती है। इतना कहा और अपना डंडा हवा में उठाया। राधिका सिंह ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब अपनी पहचान बता देने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला। एक दूसरा पुलिस अफसर एसीपी रैंक का अंदर आया और बोला, यहां क्या हो रहा है? कैलाश राठौर, यह औरत कौन है और यह शोर कैसा? कैलाश राठौर हड़बड़ा गया। उसने डंडा झट से पीछे छुपा लिया। सर, यह औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा भी डाल रही थी। एसीपी ने संदेह भरी नजरों से कैलाश राठौर को घूरा। तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? एक औरत पर कैलाश राठौर घबरा गया। नहीं सर, वह यह बहुत चालाक है सर, मान ही नहीं रही थी। राधिका सिंह ने एसीपी की आंखों में सीधे देखा और बोली, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। एसीपी कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि यह औरत आम नहीं है। इसके बात करने का तरीका, इसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा कुछ तो अलग था। उसने इंस्पेक्टर कैलाश राठौर को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? इंस्पेक्टर कैलाश राठौर झिझकते हुए बोला, सर, वह गवाह है। एसीपी ने गहरी सांस ली। वह शायद और पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने राधिका सिंह की ओर देखा और कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। और राठौर, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर कैलाश राठौर ने नाखुशी से सिर हिलाया। राधिका सिंह को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। वह बच गई थी, कम से कम अभी के लिए, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो गया था। आधी रात को उसे खाने के नाम पर 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई, जिसे शायद कोई जानवर भी ना खाता, और उसे एक बदबूदार गंदा कंबल दिया गया। पूरी रात मच्छर उसे काटते रहे। सुमन और प्रिया के सिसकने की आवाजें आती रहीं। राधिका सिंह सो नहीं पाई। वह बस सोचती रही। यह रात उसके लिए एक सबक थी। यह रात उसे बता रही थी कि उसका काम कितना मुश्किल है। यह रात उसके डीएम होने का असली इम्तिहान ले रही थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें लॉकअप की छोटी सी खिड़की से अंदर आई, तो राधिका सिंह के बदन में सख्त जमीन पर सोने से अकड़न हो चुकी थी। गाल पर थप्पड़ का निशान अब नीला पड़ गया था। तभी इंस्पेक्टर कैलाश राठौर फिर से आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था और उसने घमंड से कहा, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। राधिका सिंह चौंक गई। जमानत? मेरी जमानत किसने कराई? इंस्पेक्टर कैलाश राठौर हंसा। कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। राधिका सिंह को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वह शायद कोई लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम सोनिया था। सोनिया ने शायद रामू से या भीड़ में से किसी से खबर पा ली थी। सोनिया ने राधिका सिंह को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि सोनिया अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल वर्मा ने उसे धकेल दिया। एक कैमरा बंद कर। चल भाग यहां से। यह पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर कैलाश राठौर भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, आधा तमाशा मत कर। राधिका सिंह वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी दूर पर वही बूढ़ी महिला रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेकसूर है। लेकिन वहां बैठा दरोगा उसे धमका रहा था, भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा।
यह देखकर राधिका सिंह का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर कैलाश राठौर ने राधिका सिंह को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। राधिका सिंह ने गहरी सांस ली। वह धीरे से इंस्पेक्टर कैलाश राठौर की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी, शांत, लेकिन किसी तेल की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर कैलाश राठौर, जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए चिटक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? राधिका सिंह ने अपनी नजरें कांस्टेबल वर्मा पर गढ़ाई। कांस्टेबल वर्मा। फिर उसने बाकी दो सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल तिवारी और कांस्टेबल यादव। अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। पत्रकार सोनिया भी हैरान थी। ये सब क्या हो रहा है? तभी राधिका सिंह